तो एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में कक्षा 10वीं साइंस के फिजिक्स का जो है प्रकाश चैप्टर का परावर्तन तथा अपवर्तन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके टर्म 1 एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताने वाला हूं उन सभी क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है, अच्छे से आप लोगों को पढ़ लेना है, रिविजन कर लेना है, क्योंकि इससे कई सारे क्वेश्चन आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाएंगे। और दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो चैनल को अभी का भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की धाकड़ तैयारी की शुरुआत जो है हो चुकी है। लगातार आप लोगों की क्लासेस होने वाली है, आप लोगों के सभी सब्जेक्ट की जो है क्लासेस कराई जाएगी। इसलिए दोस्तों चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, आप लोगों के क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, जो कि आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को मालूम ही है प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं तो किसी भी टॉर्च को अगर हम जलाते हैं अंधेरे में, तो वो जो उसका रोशनी जो होता है वो एकदम सीधा एक बिंदु की ओर जो है निर्देश करता है, यानी कि सीधी रेखा में गमन करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा सीधी रेखा में। इसी प्रकार से जो है 20 क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाएगा एक साइंस में या अदर सब्जेक्ट में भी 20 क्वेश्चन दिया जाएगा, इसमें जो कि 4 गो ऑप्शनल भी आप लोगों को दिया जाएगा, जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। सेम टू सेम इसी तरह से जो है टर्म 1 एग्जाम में इस बार देने वाली है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोगों को दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया कि प्रकाश तरंग उदाहरण है। तो प्रकाश तरंग जो है किसका उदाहरण है? तो प्रकाश तरंग जो है विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चले तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को जो बता रहा हूं इसको अच्छे से आप लोगों को रिवीजन कर लेना है और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि आप लोगों की जो है धाकड़ क्लासेस जो है शुरू हो चुकी है, धाकड़ तैयारी की जो है शुरुआत हो चुकी है। देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इसको अच्छे से आप लोग रिवीजन करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वो आभासी तथा सीधा होता है। जैसे दोस्तों मैं आपको एक उदाहरण के तरफ बता दूं, एक जो है समतल दर्पण है, अगर हम किसी भी बिंदु से इसकी प्रकाश की हम यहाँ पे प्रतिरूप दर्शाते हैं या प्रकाश को हम गुजारते हैं, तो यह जो प्रकाश जो है पुनः उसी दिशा में गुजर जाती है, जिसको हम आभासी और सीधा प्रतिबिंब के रूप में इसका जो है प्रदर्शन होता है। तो इसलिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या r है। तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या का आपका फॉर्मूला तो आपको पता होगा, तो लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये पूछा गया है कि समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण क्या होता है आप लोगों को मालूम है, मैंने ऑफलाइन क्लास में बताया है, पिक्चर के साथ आप लोगों को अच्छे से समझाया है। तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है वो होता है r बराबर अपरिमित, यानी कि दोस्तों अनंत। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका जो बी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस जो दूरी होती है वह अनंत होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक लड़का समतल दर्पण से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर लंबवत खड़ा है, लड़के और प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक समतल दर्पण है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे देखिए 100 मीटर यहाँ पे जो है किसी भी लंबवत जो है लंब से जो है ये जो है 100 मीटर की दूरी पर जो है खड़ी है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि समतल दर्पण की इसके बीच की जो है प्रतिबिंब की बीच की दूरी क्या होगी, ये जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो है प्रतिबिंब है, इसको हम मान लेते हैं प्रतिबिंब है। तो इसकी जो दूरी होगी क्या होगा कि ये जो है ये दुगुना रिफ्लेक्शन करेगा, तो इसका क्या हो जाएगा 200 मीटर। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 100 हो जाएगा और इधर पे प्रतिबिंब बनेगा पीछे, तो ये हो जाएगा 100, यानी टोटल कितना हो गया 200 मीटर। तो यहाँ पे ये सेंटीमीटर में है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर में, 200 सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 8 नंबर कहता है कि प्रकाश के परावर्तन की कितने नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले भी ऑफलाइन क्लास में बताया है, ऑनलाइन क्लास में भी आप लोगों को अच्छे से समझाया है, पूरा सब्जेक्टिव तरीके से मैं आपको बताया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला 9 नंबर है, कहता है परावर्तन के नियम लागू होते हैं। तो परावर्तन के जो नियम लागू जो होते हैं वो सभी परावर्तक पृष्ठों पर होते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं ध्रुव। ठीक है, ये वाला जो है ध्रुव, इसको ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा। समझेंगे दोस्तों, यहाँ पे ये कहता है कि गोलीय दर्पण, मैं आपको एक गोलीय दर्पण बनाकर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए काफी ज्यादा ये गोल हो रहा है, इसको हमें अच्छे से इसको डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे
मैंने इसको अच्छे से डिवाइड किया है। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा कि यह जो है गोलीय दर्पण की जो है ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे बीच वाला जो बिंदु रहता है ना उसको हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं अंग्रेजी में, और इसको अंग्रेजी में हम हिंदी में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ध्रुव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ध्रुव। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11 नंबर है, कहता है ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। समझेंगे कि किसी भी दर्पण का हो या लेंस में हो, तो अगर हम यहाँ पे एक दर्पण ले लेते हैं, ठीक है, ये दर्पण ले लिए, और यहाँ पे ये कहता है कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा के, ध्रुव और वक्रता केंद्र बीच वाला है, तो इसके वाला जो ये रेखा होगा इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम मुख्य अक्ष कहेंगे। ठीक है, तो ये जो डंडल जाएगा ना इसको मुख्य अक्ष कहेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही आंसर होगा। इसको अच्छे से आप लोगों को याद कर लेनी है। ठीक है, ये नहीं कि आपको पढ़ते हुए जाना है, इसको अच्छे से याद कर लेना है, और हो सके तो आप कॉपी में नोट करते जाइए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर है, कहता है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो यहाँ पे क्या होती है, वो आधी होती है। आप लोगों को मालूम ही है कि फोकस दूरी और यहाँ पे देखिए वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो आपको याद होगा दोस्तों r बराबर क्या होता है, 1/2 होता है, 1/f2 होता है, यानी कि f/2 होता है। इस तरीके से आपको फॉर्मूला याद होगा, आप इसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि आभासी दर्पण है, आभासी दर्पण क्या है, अभिसारक दर्पण यहाँ पे दिया गया है। अभिसारक दर्पण जो होता है वो उसको हम उत्तल दर्पण भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं उसकी वक्रता त्रिज्या संबंध है, तो जरा ध्यान देंगे। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का जो संबंध होता है, तो यानी कि फोकस दूरी को हम लोग कहते हैं f और त्रिज्या को कहते हैं r। तो अब इस दोनों के बीच जो है संबंध क्या होता है, तो ये जो होता है 2r/2 होता है। अगर हम r निकाले तो यहाँ पे क्या दर्शाएगा कि 2f दर्शाएगा, तो जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है, एक में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में आपका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, यही आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर है, कहता है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। दोस्तों आप लोगों को मैंने अभी जस्ट फॉर्मूला बताया, तो आपको याद होगा कि वक्रता त्रिज्या जो है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि r बराबर कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर आप लोगों का दिया हुआ है, और कहता है कि फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तो इसका क्या होगा, r/2। तो r/2 यानी कि क्या करेंगे, 20 का आधा हो जाएगा कितना, 10। तो किसमें है, ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोगों को रिवीजन कर लेना है। अगला क्वेश्चन है कि उस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या है, तो उस फोकस दूरी की क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या, यहाँ पे देखिए आधा क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ पे कहता है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी क्या कहता है कि उस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या जो है 32 सेंटीमीटर है। तो 32 सेंटीमीटर जैसे वक्रता त्रिज्या दिया है, तो फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की दुगनी होती है, और वक्रता त्रिज्या आधी होती है, इसका हम आधा डायरेक्ट कर देंगे, तो 32 का आधा क्या होता है, 16। तो यहाँ पे हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है वो ऋणात्मक होती है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो जरा ध्यान देंगे दोस्तों, इसको मैं अच्छे से पिक्चर के साथ आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये कह रहा है कि जब अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र C पर हो, तो ठीक है, यहाँ पे मैं एक पिक्चर बना रहा हूँ, इसको अच्छे से आप लोगों को समझना है। यहाँ पे जो है C मैंने ले लिया है, और इसका जो है केंद्र से ऐसे करके फोकस दूरी का निर्भर करते हैं, तो यहाँ पे गुजारते हैं, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ना, तो ये जो है इसी बिंदुओं पर बनेगा, यानी कि C ही रेखा पर इसको जो है दर्शाएगा। तो यहाँ पे C पर ही प्रतिच्छेद करेगा, तो इसका जो आंसर होगा C पर ही। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 19 नंबर है, कहता है किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो दोस्तों यह जो स्थिति होती है कब होती है, यह स्थिति जो होती है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच जब वस्तु को रखा जाता है तब यह स्थिति प्रदर्शित करती है या प्रकृति जो है प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको अच्छे से आप लोगों को याद कर लेना। और मैं आपको पिक्चर के साथ बता देता हूं कि अगर यहाँ पे देखिए अवतल दर्पण क्या है, तो मैं आपको इसके तरफ पिक्चर बना दिया हूं। और ध्यान देंगे कि यहाँ पे ध्रुव है, ये जो क्या है ये P है, ध्रुव है, और ये जो है मुख्य फोकस यहाँ पे मैंने F ले लिया। तो यहाँ पे क्या है कि कहता है कि इसकी स्थिति क्या होगी, आभासी है। तो जब हम इसको यहाँ गुजारते हैं, ठीक है, ऐसे करके हम यहाँ पे इसको
गुजारते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो है यहाँ पे जो है इसका प्रतिबिंब को प्रदर्शित करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, आभासी होगा, सीधा होगा, और प्रतिबिंब की अपेक्षा जो है थोड़ा बड़ा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, किस स्थिति में, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी में। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर है, कहता है कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम समतल दर्पण के सामने खड़े रहे और जितना दूरी हम पीछे जाते हैं तो वहां पे हमें यह भी ज्ञात होता है कि दर्पण के जो पीछे जो प्रतिबिंब बन रही है वह भी उतना ही पीछे जा रहा है, यानी कि ये क्या है, वो प्रतिबिंब और वस्तु जो है वो समान दूरी पर हो रही है, उसकी जो समान दूरी भी दर्शाती रहती है। इसलिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा या तो समतल दर्पण हो सकता है अथवा अवतल। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि कौन सा दर्पण आभासी, सीधा तथा वस्तु के आकार का छोटा प्रतिबिंब बनाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है। तो अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, ए और बी दोनों प्रकार का होता है, यानी आभासी भी होता है और वास्तविक भी होता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों प्रकार का, यानी कि आभासी भी होता है और वास्तविक भी होता है। अगर दोस्तों यहाँ पे मान के चलें कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है और ऑप्शन जो है यहाँ पे एक ही को दिया रहे तो आपको डायरेक्ट टिक लगा दीजिएगा। याद रखिएगा कि अवतल दर्पण में जो है आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार का जो है प्रतिबिंब होता है। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोगों को याद करना है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो हमेशा क्या होता है, वह आभासी तथा सीधा होता है। इसको आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, इसको ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी बीम को किसी अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, तो प्रतिबिंब क्या होगा, तो प्रतिबिंब जो है आभासी और सीधा होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, जरा ध्यान देंगे, ये एक क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है और पिछले बार भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया गया है कि उस दर्पण का नाम बताइए जो बीम का सीधा तथा आवधिक प्रतिबिंब बना सके। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, सीधा आपको याद कर देना है अवतल दर्पण। मैंने आपको पहले भी बताया था इसके बारे में। ठीक है, और इसका पिक्चर भी मैंने आपको अच्छे से समझाया था। अगला क्वेश्चन 27 नंबर है कि किस दर्पण का पृष्ठ क्षेत्र विस्तृत होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वाहनों के पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। यानी दोस्तों अगर हम किसी भी कार को लें या किसी भी गाड़ी ट्रक को लें, उसके बगल में जो साइड मिरर लगा जाता है, ठीक है, यानी कि उसको पार्श्व दृश्य दर्पण भी कहते हैं, तो उसमें जो है कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो जरा ध्यान देंगे, किसी भी वस्तु को बड़ा छोटा देखने के लिए, ठीक है, किसी भी वस्तु को का आकार जो है काफी बड़ा है, उसको छोटी आकृति में देखने के लिए उसका प्रतिबिंब अगर हम छोटा प्राप्त करेंगे तो हम किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वाहनों के अग्रदीपों में किस प्रकार का जो है दर्पण का उपयोग किया जाता है। अग्रदीपों का मतलब हो गया कि हेडलाइट में, ठीक है, वाहनों के जो हेडलाइट होते हैं उनमें किस प्रकार का जो है दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो उसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। आप लोग याद रखेंगे, वाहनों के साइड मिरर यानी कि पार्श्व दृश्य दर्पण में जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे और हेडलाइट में क्या करेंगे, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि सौर भट्टियों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। जैसे कि मैंने अभी जस्ट बताया ना कि मोटर चालक के सामने यानी कि मोटर का जो ड्राइवर रहता है ना, गाड़ी का जो ड्राइवर रहता है, उसके जस्ट बगल में जो है कौन सा दर्पण लगा रहता है जो कि पीछे देखने के लिए काम आता है, तो वो होगा उत्तल दर्पण। ठीक है, मैंने अभी जस्ट बताया ना, तो यहाँ पे हो जाएगा उत्तल दर्पण, जो कि मैंने साइड मिरर के रूप में, पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण।
अगला क्वेश्चन है कि सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए जो है वो उसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है। यानी कि आप लोग सैलून जाते होंगे, बाल कटाते होंगे, दाढ़ी शेविंग करवाते होंगे, तो आपने देखा होगा कि हजामे यानी नाई के रूम पर जो है काफी बड़ा जो है दर्पण लगा रहता है। तो उस दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि वह कौन सा दर्पण है, कौन सा शीशा है, तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अवतल दर्पण। ठीक है, उसका हम प्रयोग करेंगे अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण का एक विशेषताएं हैं कि वह जो है किसी भी छोटी वस्तु को बड़ा आकार में प्रतीत करता है, बड़ा आकार में वो दर्शाती है। ठीक है, ये है अवतल दर्पण का। और उत्तल दर्पण में क्या होता है कि किसी भी बड़ी वस्तु को जो है छोटा आकार प्रतीत करता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो आप लोग हमेशा याद रखेंगे, किसी भी हजामत का यहाँ पे दिया जाए तो डायरेक्ट आप लोगों को लिख देना है अवतल दर्पण, उसमें अवतल दर्पण में टिक लगा देना है, गोले को काला कर देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दर्पण का सूत्र है। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि दर्पण का सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया हुआ है। लेंस का सूत्र कहेगा तो यहाँ पे प्लस के जगह में आपको सिर्फ माइनस एडजस्ट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अभी जस्ट बताया ना माइनस, तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लेंस का सूत्र है। तो जैसे मैंने अभी बताया कि 1/v - 1/u = 1/f होगा, जो कि मैंने बताया ना यहाँ पे प्लस था, तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, दर्पण में प्लस तो उस लेंस में माइनस हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना है, दर्पण प्लस लेंस माइनस, याद रखना है इस प्रकार से। ठीक है, इसका फॉर्मूला निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार का लेंस वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस, क्योंकि यहाँ पे लेंस पूछा गया है। अगर यहाँ पे दर्पण पूछा होता तब यहाँ पे अवतल दर्पण होता, लेकिन यहाँ पे कहता है किस प्रकार का लेंस है जिसका जो है वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार से जो है बड़ा प्रतिबिंब वह जो है प्रदर्शित करता है, बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार का लेंस आभासी, सीधा तथा वस्तु के आकार का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो बड़ा कौन बनाता है, उत्तल, तो छोटा कौन बनाएगा, अवतल। हमेशा आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, अवतल जो है अवतल दर्पण का उल्टा होता है उत्तल लेंस, और उत्तल दर्पण का उल्टा होता है अवतल लेंस। हमेशा याद रखेंगे, ये दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और उल्टा जो है प्रदर्शित प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर है, कहता है कि अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से होता है। तो वस्तु से क्या होता है, छोटा होता है। मैंने बताया था ना अवतल दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण में जो है बड़ा प्रतिबिंब प्रदर्शित करता है, लेकिन अवतल लेंस क्या है, छोटा प्रतिबिंब प्रस्तुत करती है। छोटा दर्पण छोटा प्रतिबिंब की जो है वस्तुस्थित करती है, प्रदर्शित करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा छोटा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 39 नंबर है, कहता है कि अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आभासी प्रतिबिंब। ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान देंगे 40 नंबर है, कहता है कि कौन निम्न में से कौन सा पदार्थ जो है लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, जल का जो है हम लेंस बना सकते हैं, कांच का भी हम लेंस के लिए प्रयोग कर सकते हैं, प्लास्टिक में भी हम लेंस के लिए जो है प्रयोग ला सकते हैं। लेकिन मिट्टी ऐसा चीज है, मिट्टी एक ऐसा पदार्थ है जिसमें हम लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं। लाख कर लो कोशिश, लेकिन ये लेंस नहीं बनेगा। और ये तीन जो दिए गए हैं, जल, कांच और प्लास्टिक, इससे जो है लेंस बना सकते हैं, लेकिन मिट्टी से नहीं बना सकते हैं। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी बीम का वास्तविक तथा सामान्य साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहां रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा, इसको अच्छे से याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस संभवतः होगी। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था ना कि दर्पण में क्या होता है, दर्पण में ऋणात्मक होती है। ठीक है, आप याद रखेंगे अवतल दर्पण हमेशा ऋणात्मक होता है और अवतल लेंस जो होता है वो धनात्मक होता है। लेकिन यहाँ पे जरा ध्यान देंगे, यहाँ पे आपको समझनी है कि यहाँ पे ये कह रहा है कि गोलीय दर्पण
तथा किसी गोलीय लेंस में फोकस दूरी -15 है, यानी कि यहाँ पे अवतल जो है, अवतल दर्पण और अवतल लेंस जो है वो हमेशा क्या है, अपना जो फोकस दूरी है वो ऋणात्मक दर्शाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दोनों अवतल। यह जो क्वेश्चन है काफी वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि पिछले बार जो है बोर्ड की परीक्षा में यह क्वेश्चन दिया गया था। 100% ये क्वेश्चन इस बार भी टच हो सकती है, इसलिए इसको अच्छे से आप लोगों को याद रख लेना है, इसको अच्छे से समझ लेनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, कहता है किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो इसका आंसर आप लोगों को देना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस प्रकार का लेंस का उपयोग करेंगे। तो यहां पे समझेंगे कि कहता है कि छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए, क्योंकि छोटे को अगर हम बड़ा प्रतीत करेंगे तो कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा, उत्तल लेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, तो किरण के मुड़ने को कहा जाता है, किरण के मुड़ने को क्या कहते हैं, अपवर्तक कहते हैं, अपवर्तन। ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि स्नेल के नियमानुसार, तो स्नेल का नियम तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, किसी भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर जाता है तो वो किन्हीं अन्य माध्यम में मुड़ जाता है, तो यानी कि म्यू बराबर हो जाता है साइन आई बटा साइन आर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया हुआ है। इसको अच्छे से आप लोगों को याद करना है, ये फॉर्मूला जो है आप लोग हमेशा याद रखेंगे, स्नेल का ये नियम का फॉर्मूला है, इसको आप लोग हमेशा जो है याद रखें, क्योंकि ये जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि पानी में आंशिक रूप से डूबी पेंसिल के मुड़े होने की घटना का क्या परिणाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन का नियम जो है यहाँ पे प्रदर्शित करता है, क्योंकि पानी में जो आंशिक रूप से पेंसिल डूबा हुआ है वो तो सीधी है, लेकिन जो पानी में है वो टेढ़ी हुई मुड़ी हुई मतलब प्रतीत होता है, टेढ़ा प्रतीत होता है। तो वो क्या होता है कि जब सूर्य की रोशनी उस पर पड़ती है तो वो अपवर्तन के कारण जो है वो थोड़ा सा जो है टेढ़ा मेढ़ा दिखने लगता है, यानी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है कि किसी लेंस की क्षमता P और उसकी फोकस दूरी f में क्या संबंध है। तो P बराबर होता है 1/f, ऑप्शन नंबर आपका ए जो है सही आंसर होगा। ये वाला फॉर्मूला तो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था ना, तो देखिए ये वाला भी क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका मात्रक डायोप्टर है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर है। तो दोस्तों प्रकाश चैप्टर से जो है मैंने आप लोगों को जो है 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं, और इन सभी क्वेश्चन में से ही आपकी बोर्ड की परीक्षा में क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए दोस्तों आप इसको अच्छे से जो है याद कर लेना। और दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि धाकड़ तैयारी की शुरुआत हो चुकी है। एक दिन में लगभग जो है 2 से 4 वीडियो आप लोगों को आने वाली है, सिर्फ क्लासेस की होने वाली है, और लगातार जो है सभी विषयों का लगातार वीडियो में देने वाला हूँ। इसलिए चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। एग्जाम से पहले इसको अच्छे से आप लोगों को याद कर लेना है।